हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जीएस के सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जीएस में अभी तक हम लोग 5 सेट पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे। मैंने आप लोगों से ये भी प्रॉमिस किया था कि करंट अफेयर्स के लिए मैं अलग से क्लास लूँगी। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। आज 2023 के करंट अफेयर को कवर करेंगे। 2023 के करंट अफेयर की 4 से 5 क्लासेस मैं बनाऊँगी। तो आज पहले नंबर की क्लास होने वाली है। आज की क्लास में आपको 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं प्रयास करूँगी कि 4 से 5 क्लासेस में जितना भी 2023 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है उसको मैं कवर करवा दूं। 2023 का करंट अफेयर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। करंट अफेयर वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा। तो ये प्रोसेस जिन बच्चों ने पढ़ा नहीं है करंट अफेयर, मान लीजिए डेली बेसिस पे नहीं करते हो, वीकली या मंथली करते हो, ठीक है, तो अगर अभी जाकर के वीडियोस देखोगे आप और नोट्स प्रिपरेशन करने का काम करोगे तो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, एक टफ टास्क होगा। इसीलिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैं 2023 का जो भी करंट अफेयर बनता है उसको 4 से 5 क्लासेस में कवर करने का प्रयास करूंगी कि 4 से 5 क्लासेस में ये कवर हो जाए। तो आज हम लोग पहला पार्ट करने जा रहे हैं, पहली क्लास करने जा रहे हैं। आज की क्लास थोड़ी स्पीड से होगी क्योंकि ये रिवीजन वर्क है और हम लोग सारा कुछ एक ही क्लास में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास में 2023 पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा। इसकी 4 से 5 क्लासेस बनेंगी, 5 तो बनेगी ही बनेगी, हो सकता है 6ठी भी बन जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जनवरी 2023 को नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, विक्रम देव दत्त जो हैं, इन्हें DGCA के रूप में नियुक्त किया गया है 21 जनवरी 2023 को। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये भारत में पहली बार हुआ है। पहली बार कोई महिला जो है पाकिस्तान में मिशन का नेतृत्व करने वाली हैं। तो क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान में भारतीय मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत के मिशन की एक महिला प्रमुख बनेगी। और ये कौन है? ये 2005 के बैच की IFS अधिकारी हैं, ठीक है। और ये किसकी जगह लेंगी? ये M सुरेश कुमार की जगह लेंगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है 22 फरवरी 2023 को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी जो हैं, इन्हें नए DCGI अर्थात नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में 22 फरवरी 2023 को नियुक्त किया गया है। और ये जगह किसकी लेने वाले हैं? तो ये VG सोमानी की जगह लेने वाले हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है कि ये जो व्यक्ति हैं इनकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है, इन्होंने किसकी जगह ली है? तो ये क्वेश्चन हमें इस तरीके से करके चलने पड़ेंगे कि हमें दोनों चीज़ें पढ़ें हम कि किसकी जगह ली है, ठीक है, और कौन नियुक्त हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल जो हैं CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं वर्ष 2023 में। मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो निवृत्ति राय जो हैं, इनको MD और CEO के रूप में चुना गया है। किसका? इन्वेस्ट इंडिया का, ठीक है। आज की क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो भी वर्ष 2023 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, आज की क्लास में मैंने वो क्वेश्चंस डाले हैं और नेशनल करंट अफेयर्स भी डाला है, जो कि आपको आगे चल करके देखने को मिलेगा, ठीक है। 7 सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में चुना गया है? तो राहुल नवीन जो हैं, इनको प्रवर्तन निदेशालय जिसे ED बोलते हैं, इसके अंतरिम निदेशक के रूप में चुना गया है। और ये जगह किसकी लेंगे? ये संजय कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेट्रो पॉवेल, ठीक है। पेट्रो पॉवेल, कहीं कहीं पेट्रो पॉवेल भी मिलता है, 28 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो चेक रिपब्लिक अर्थात चेक गणराज्य के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कौन? पेट्रो पॉवेल, ठीक है। ये कौन थे? तो ये नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जो 28 जनवरी को बने हैं चेक रिपब्लिक के
नए राष्ट्रपति। और इन्होंने किसकी जगह ली है, इन्होंने मिलोस ज़ेमैन की जगह ली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री कौन है चेक रिपब्लिक के, तो पेट्रो फियाला हैं, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग हो जाएगी और मुद्रा चेक कोरोना हो जाती है। ये सारी बातें भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 2 सितंबर को पिब के प्रधान महानिदेशक के रूप में मनीष देसाई ने किसका कार्यभार संभाला। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर ऐसा बन गया कि मनीष देसाई ने किसका कार्यभार संभाला, मैंने बताया था पीछे, तो राजेश मल्होत्रा का कार्यभार संभाला है मनीष देसाई ने, जो कि पिब के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही में अगस्त 2023 में भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रैंक के होने चाहिए। तो अगस्त 2023 में जो हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए 2023 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है, तो शाहरुख खान आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये भी पहली महिला क्षेत्र निदेशक बनी है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पर मिलेगा, ये असम में मिलेगा, ठीक है। और किस लिए फेमस है, तो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। तो कौन बनी है पहली महिला क्षेत्र निदेशक, इनका नाम है डॉक्टर सोनाली घोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। असम के कुछ चीज़ें जो मैंने ये बताई हैं ये भी याद रखिएगा। और अगर आप लोग डेली करंट अफेयर देख रहे होगे तो डेली करंट अफेयर जब भी मैं कराती हूँ तो डेली करंट अफेयर्स में अभी फ़िलहाल तो क्लासेस नहीं आ रही हैं, लेकिन 2023 का करंट अफेयर कवर किया है हमने। उसमें डेली बेसिस पे हम एक राज्य को भी टारगेट करते थे और उस राज्य के सारे स्टैटिक और जो भी करंट अफेयर होता था वो भी हम रिवाइज करते थे। तो अगर आप लोग उस टाइप की क्लासेस देखते हो, उन क्लासेस को देख लोगे तो आपका फ़ायदा होगा ये कि करंट अफेयर तो आपका तैयारी हो जाएगा और स्टेट वाइज जो भी करंट अफेयर बनता है वो भी तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अगर समय नहीं है तो आप इन क्लासेस पर भी फोकस कर सकते हो। क्या होगा कि आप लोग 4 से 5 घंटे में आपका सारा करंट अफेयर निपट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जूरी में शामिल होने वाली भारत की सबसे युवा सदस्य कौन बनी है। तो देखिए राधिका मदान जो है एमी पुरस्कार की जूरी में शामिल होने वाली सबसे युवा भारतीय सदस्य बनी है राधिका मदान। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये 75वें प्राइम एमी अवार्ड 1 जून 2022 से 31 मई तक इसकी 31 मई 2023 तक इसकी सदस्य रहेंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो महानिदेशक राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन टीसीएस का नया सीईओ बनने वाला है। तो टीसीएस के जो नए सीईओ होंगे वो हैं के कृतिवासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 16 अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नैसकॉम, जिसकी की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अनंत महेश्वरी जो हैं इन्हें नियुक्त किया गया है नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में। और इससे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने किससे पदभार ग्रहण किया है, तो कृष्णन रामानुजम ने से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली थी। तो मनोज सोनी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, ली आयोग या ली कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में आता है यूपीएससी, तो अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। और जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसके साथ साथ ही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इनके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अगर इन्हें पद से हटाना होता है तो वो कौन हटाएगा, वो भी राष्ट्रपति हटाएंगे। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो रॉस बर्कर जो है पहले अध्यक्ष थे यूपीएससी के। और यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, पोज मिलन बेथ्यू जो है यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं, तो यूट्यूब के नए सीईओ जो है नील मोहन बने हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है CII के अध्यक्ष पद के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो R दिनेश CII के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके साथ साथ ये SBI के भी ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ले चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मास्टर कार्ड इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मास्टर कार्ड इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम हो जाएगा रजनीश कुमार। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मोइजुजू जो हैं ये मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा, इनका नाम एक वजह से और अभी आया था न्यूज़ में, क्योंकि मालदीव के साथ अभी भारत का कुछ डिस्प्यूट हो गया था लक्षद्वीप को लेकर के नहीं, जो टूरिज़्म है मालदीव का उसको लेकर के। तो हमारे यहाँ क्या क्या किया जा रहा था कि जो लक्षद्वीप है वहाँ पर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटोज़ और वो वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो गए। लक्षद्वीप को कंपेयर किया जा रहा था मालदीव से, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था, तो इसलिए जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम भी चर्चा में आया था, इसलिए इनका नाम ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। और मालदीव की जो संसद है उसको मजलिस कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, मई 2023 में ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो को ट्विटर की नई CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, लिंडा याकारिनो, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। और दिसंबर 2023 में UK सरकार के नए BBC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिसंबर 2023 में BBC के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? समीर शाह बने हैं, भारतीय हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर हैं, ये पंजाब कैडर की IAS ऑफिसर हैं, इन्हें प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम रवनीत कौर। ये 1988 बैच की IAS ऑफिसर है, इनका नाम याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CISF के महानिदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो नीना सिंह जो है CISF की महानिदेशक अभी चुनी गई हैं। CISF के महानिदेशक, ये पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला है, प्रथम महिला है, ठीक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको कि सेबी कहते हैं, से अनुमोदन के बाद 17 जनवरी 2024 से BSE लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालने के लिए तैयार है? तो कहने का मतलब ये है कि 17 जनवरी 2024 से BSE के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो प्रमोद अग्रवाल जो हैं BSE के नए अध्यक्ष नियुक्त होने वाले हैं। प्रमोद अग्रवाल को BSE का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, अब क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन पे आप लोग इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है जया वर्मा सिन्हा को। ये पद प्राप्त करने वाली जया वर्मा सिन्हा जो है भारत की पहली महिला बनी है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, वहाँ पे आपको जेंडर का पता नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, अगर की अध्यक्ष होता और ऑप्शन यहाँ पे सिंगल जया वर्मा सिन्हा होता तो हम लोग गेस कर सकते थे, लेकिन ये जेंडर न्यूट्रलाइज करके रखा जाता है क्वेश्चन को ठीक बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष और CEO बनी है, महिला अध्यक्ष और CEO बनी है, इसलिए इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के राज्यपाल ने एक महिला वायुसेना अधिकारी को भारत में सशस्त्र बलों से जुड़े AD कैंप के रूप में पहली महिला नियुक्त किया? ये AD नहीं है, ये AD कैंप ADC होता है। किन्हें नियुक्त किया है? तो देखिए, सबसे पहले तो उनका नाम जान लीजिए। जो भारत की पहली महिला ADC नियुक्त हुई है उनका नाम हो जाएगा मनीषा पीड़ी, ठीक है। मनीषा पीड़ी को भारत की पहली महिला ADC नियुक्त किया गया है। और
कौन से राज्य के राज्यपाल ने नियुक्त किया है, तो ये यहाँ पर मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के राज्यपाल ने नियुक्त किया है इनको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो राज्यपाल हैं कौन मिजोरम के, तो डॉक्टर हरि बाबू कंबनपति ने हैं वहाँ के राज्यपाल, और 2015 बैच की ये वायुसेना की अधिकारी हैं, जो कि स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पीड़ी हैं। यहाँ पे पादी ये गड़बड़ है, इसको मनीषा पीड़ी कर लीजिएगा, ठीक है, मनीषा पीड़ी इनका नाम है। इन्हें पहली महिला एडी कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा खिताब पाने वाली है, इस पद पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति संबंधी परस्पर बैठक के 41वें संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति का संक्षिप्त रूप क्या है, मतलब प्रगति की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो प्रगति की जो फुल फॉर्म है ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई है, तो भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है चेन्नई में लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेटर चेन्नई में, जहां पर विशाल क्षेत्र हैं, वहां पर निगरानी रखने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस परियोजना के तहत इस प्रकार की ये भारत की पहली अपनी तरीके की परियोजना है, और इसमें 3.6 करोड़ की लागत आई है। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे करेगी निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन होंगे, हेवी लिफ्टिंग, मल्टी रोटर ड्रोन और लंबी दूरी के सर्वेक्षण के लिए विंग विमान उपलब्ध होंगे ये इस पूरी प्रक्रिया में, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर उमलिंग ला फैशन शो ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो उमलिंग ला फैशन शो जो है लद्दाख में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इससे पहले एक फैशन शो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो था, जिसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उसका नाम पीछे रह गया है। तो उमलिंग ला फैशन शो लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में आयोजित किया गया था। कहाँ पर, देखिए 19,024 फीट की ऊंचाई पर ये दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर होने वाले फैशन शो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है। और ये क्यों आयोजित किया गया था ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर जो है 16 देशों के मॉडल शामिल थे, जिनमें से 2 लद्दाख के मॉडल्स भी थे, ठीक है। लद्दाख का जो जीआई टैग है पश्मीना, इसको बढ़ावा देने के लिए ये फैशन शो आयोजित किया गया था, मतलब एक उद्देश्य के रूप में इसको आगे लाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में 100% रेलवे विद्युतीकरण नेटवर्क प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है, तो हाल ही में जो राज्य बना है वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। 100% रेल विद्युतीकरण वहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की थीम क्या थी। तो जो नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की थीम थी विकासशील भारत, इसको करेक्ट करिएगा, विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की जो थीम थी विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है, मतलब सभी को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर, यूँ कहें कि ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय आइकॉन किसको नियुक्त किया है, घोषित किया है, सचिन तेंदुलकर को किया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन सूरत में किया है। सूरत को डायमंड सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो सबसे बड़ा ऑफिस सूरत में खुला है, ये डायमंड एक्सचेंज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, सूरत डायमंड एक्सचेंज। ये जो पूरा ऑफिस है, यहाँ पर इसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत को। और यहाँ पर हीरे का जो भी काम है A to Z लेकर कटिंग, पॉलिशिंग और जो भी उसके और भी चीज़ें प्रोसेसिंग होती है, सारी यहीं पर होगी, ठीक है। यहाँ पर एक ही छत के नीचे पूरे व्यापार को बढ़ावा देना इस ऑफिस को बनाने का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च AI चैटबॉट का
नाम क्या है? तो UIDAI के द्वारा जो लॉन्च किया गया है चैटबॉट, उसका नाम है आधार मित्र। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किसकी 148वीं जयंती पर आयोजित किया गया था? तो रन फॉर यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर आयोजित किया गया था। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी याद रख सकते हो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है नर्मदा के तट पर किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, रन फॉर यूनिटी उन्हीं से संबंधित है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आएंगे, किस स्थान पर मैत्री 2 नामक नया अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है? कौन? भारत। तो भारत जो है पूर्वी अंटार्कटिका में मैत्री 2 नाम का एक अनुसंधान स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है। कहाँ पर? पूर्वी अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2023 में भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश को मंजूरी दी है? तो ऐसा करने वाला जो भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका कि नाम हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, अब वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकेंगे भारतीय अक्टूबर 2023 से श्रीलंका में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, सितंबर 2023 में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की? अच्छा, अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो यही क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में है आपका कि 31वीं क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने की। कहाँ पर की? अमृतसर में की। कहाँ पर की? अमृतसर में की। अब हमारे सामने जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है, तो इस समय अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इसलिए वो क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुविधा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? तो सेफ्टी पैनिक बटन लॉन्च करने वाला जो रेलवे है, भारतीय रेलवे का जो जोन है वो मध्य रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया है? तो ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2023 में किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया था? तो गज उत्सव 2023 का उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? असम में किया गया था। ठीक है, असम में आपको मिलेगा कांजीरंगा पार्क। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। गज उत्सव का उद्घाटन किया था कब? 7 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और ये उत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट WTI और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ पर देख लेते हैं, असम के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने दे दी हैं क्योंकि इस समय चुनाव होने वाला था, तो ये सारी चीज़ें जाननी आपकी ज़रूरी हैं, लोकसभा चुनाव है ही। मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? हेमंत विश्व शर्मा हो जाएंगे। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। लोकसभा की सीटें असम से कितनी आती हैं? 14 आती हैं। राज्यसभा की 7 सीटें हैं। राजकीय पशु भारतीय गैंडा है। और पक्षी कौन है? राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखों वाला बतख हो जाएगा। कितने राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेंगे? तो डिब्रू सिखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, राजीव ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको असम में। ठीक है, बांध कौन कौन से मिलेंगे? तो सुबनसिरी लोअर डैम। ठीक है, सुबनसिरी लोअर डैम ये सुबनसिरी नदी पर बना है। कार्बी लंगपी डैम ये बोर पानी नदी पे बना है। तो दोनों डैमों का नाम भी ध्यान रखिएगा और नदियाँ भी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, संशोधित ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसने जारी किया? तो संशोधित ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य जो है ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मेट्रो रेलवे लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो के विशिष्ट क्लब में सदस्य बनने के लिए तैयार है? तो देखिए, कोलकाता मेट्रो जो है ये लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो का एक विशिष्ट क्लब है, उसमें सदस्य बनने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है ये हम आगे देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये कोलकाता हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होने जा रहा है? क्योंकि भारतीय रेलवे की कोलकाता मेट्रो स्टील थर्ड रेल को मिश्रित एल्युमिनियम थर्ड रेल से बदलने की योजना बना रही है। इस मेट्रो रेलवे के साथ कोलकाता लंदन, मॉस्को, बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल मेट्रो के विशिष्ट क्लब का सदस्य बन जाएगा, जो थर्ड रेल से एल्युमिनियम थर्ड रेल
में स्थानांतरित हो गए हैं। ठीक है, ये वाले जो लंदन, मॉस्को और बर्लिन, म्यूनिक और इस्तांबुल की मेट्रो हैं, ये स्टील थर्ड रेल से एल्युमिनियम थर्ड रेल मेट्रो में स्थानांतरित हो गए हैं, इसीलिए ये उस क्लब का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, कुल 35 किलोमीटर की मेन लाइन थर्ड स्टील रेल चरणों में बदली जाएगी। इससे क्या होगा, ट्रैक्शन ऊर्जा में जो लागत लगती है उससे बचत होगी और मेट्रो कॉरिडोर के लिए करीब 35 किलोमीटर के लिए 210 करोड़ की पूंजी निवेश होगी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने प्रदर्शन के लिए आयुष मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयुष मंत्रालय ने स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मई 2023 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास क्या स्थापित किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। जब बना था, नए संसद भवन का निर्माण हुआ था और उसका उद्घाटन किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हाथ में सेंगोल लेकर के उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनकी सीट के पास उसे स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 सेंगोल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेंगोल क्या है? ये एक प्रकार का राजदंड है जो जब ब्रिटिशर्स से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की गई थी, तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ये सेंगोल सौंपा गया था। ठीक है, सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में। सेंगोल को स्वीकार करने वाले से एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। और भारत को स्वर्ण राजदंड मिलने के बाद चोल राजवंश की कलाकृतियों के एक जुलूस के रूप में संविधान हॉल में भी इसे ले जाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। पूर्वोत्तर के मिथुन, मिथुन जो है ये एक प्रकार का जानवर होता है। ये हम यूँ कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये बैल की प्रजाति का एक जानवर होगा, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फसाई के द्वारा खाद्य पशु टैग मिला है। किस राज्य ने मिथुन को राज्य पशु के रूप में मान्यता दी जाती है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फसाई ने मिथुन को खाद्य पशु घोषित कर दिया है। ठीक है, खाद्य पशु का टैग दे दिया है, लेकिन ये कौन से राज्य का राजकीय पशु है, हमें ये बताना है। तो मिथुन जो है नागालैंड और मिजोरम दोनों का, नहीं यहाँ पे करेक्ट होइए आप लोग, मैं थोड़ा गड़बड़ बोल गई जल्दी में। देखिए, मिथुन जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। ठीक, अच्छा, अब मिथुन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मिथुन या गयाल, इसे गयाल भी कहा जाता है, बोस फ्रंटलिस इसका नाम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम, को भारतीय गौर या बाइसन का वंशज माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नीशी, आपातानी, गालो और आदि जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक जीवन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका वितरण पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश, उत्तरी म्यांमार, यूनान और चीन में होता है। इसके अलावा इसे पहाड़ के मवेशी के रूप में भी जाना जाता है। ग्याल अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। बढ़ते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बना है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर ने 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी की? तो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी किसके द्वारा की गई? लखनऊ के द्वारा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर कौन बना है? तो क्षेत्रीय भाषा में न्यूज़ रीडिंग करने वाला पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला न्यूज़ एंकर जो बना है उसका नाम है लीसा। लीसा जो है ओडिया भाषा का टीवी एंकर है, या यूँ कहें ये ओडिया आधारित समाचार स्टेशन है जिसने भारत के पहले क्षेत्रीय AI समाचार एंकर लीसा का अनावरण किया है। लीसा का परिचय टीवी प्रसारण और पत्रकारिता में एक अभूतपूर्व क्षण का प्रतीक है। इसमें औद्योगिक क्रांति लाने की भी क्षमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है, इन्होंने पोषण भी और पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का जो उद्देश्य है, पोषण भी मिशन भी, इसका उद्देश्य है सभी बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये किसके तहत शुरू किया गया है? तो ये आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत शुरू किया गया है। 12 मई 2023 को स्मृति ईरानी ने इसका शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जुलाई 2023 में
मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है मिला है? तो जो मुंबई का बायकुला स्टेशन है, इसे यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 दिया है। कब? जुलाई 2023 में। तो बायकुला ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में कर्नाटक के जिस मंदिर का शामिल किया गया है उसका नाम हो जाएगा होयसल मंदिर। होयसल मंदिर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सिवोक रंगपो रेल परियोजना के पूरा होने के बाद कौन से 2 राज्य रेलवे से जुड़ जाएंगे? तो सिवोक रंगपो जो रेल परियोजना है, इसके पूरा होने के बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 अभियान की थीम क्या थी? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की जो थीम थी, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बन गई हैं? तो पहली महिला पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन है? पायल छाबड़ा। नाम ध्यान रखिएगा इनका, पायल छाबड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री, इन्होंने अभी नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? गांधीनगर में। और ये प्लांट किसका है? ये इफ्को का प्लांट है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, इफ्को का। ये देखिए इफ्को का प्लांट है। तरल डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो नैनो यूरिया का छिड़काव जमीन पर नहीं होता है बल्कि पौधों पर। इससे ये होता है कि जो प्राकृतिक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में वे नष्ट नहीं होते हैं, और जो किसान का मित्र जो केचुआ होता है उसकी उपस्थिति भी नष्ट नहीं होती है मिट्टी में। ठीक है। इफ्को ने क्या किया है? मेक इन इंडिया की नीति को बढ़ावा देते हुए पूरे भारत में आधुनिक तरीके से प्लांट स्थापित किए हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, इफ्को का नाम। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जितने भी 2023 के सूचकांक हैं उनको आज की क्लास में हम करने वाले हैं। 2023 में भारत की रैंक क्या रही, नंबर 1 पे कौन सा रहा, और बाकी अन्य रैंक कौन कौन से देशों को मिली। तो आगे के जो भी क्वेश्चन हैं हम उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हाल ही में खबरों में रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जर्मन वॉच क्या है? इसने पहली बार कब प्रकाशित किया था जलवायु परिवर्तन सूचकांक? 2005 में प्रकाशित किया था। ठीक है, और जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के सहयोग से, इसके साथ साथ बॉर्थेल फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से ये सूचकांक प्रकाशित होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। और 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? 7वां स्थान दिया है। ठीक है, पहले 8 थी, इस बार एक रैंक सुधर गई है तो 7 हो गई है। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है उसको उत्सर्जित कौन करता है? तो 51वां स्थान मिला है किसको? चीन को। जबकि दूसरा स्थान किसको मिला है? अमेरिका को मिला है 57वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के कितने प्रतिशत मामले भारत में पाए थे? तो दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के जो मामले भारत में कितने प्रतिशत पाए गए? 66% पाए गए, सबसे ज़्यादा पाए गए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में विकिपीडिया पे सबसे अधिक खोजा जाने वाला लेख या शब्द है? ठीक है, तो चैट जीपीटी को वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा अधिक खोजा गया था विकिपीडिया पे। चैट जीपीटी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस संगठन ने HIV/AIDS से पीड़ित बच्चों पर 2023 ग्लोबल स्नैपशॉट जारी किया है? तो हम समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चों की बात आए तो यूनिसेफ जो है ज़्यादातर रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यूनिसेफ ही है। यूनिसेफ ने वर्ष 2023 के लिए HIV/AIDS से जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए ग्लोबल स्नैपशॉट जारी किया है। इन्होंने 10 से 19 तक के वर्ष के बच्चों को इसकी भी रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 49वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश था? तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पे था। भारत की रैंकिंग कौन सी है? 49वीं है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मैगजीन ने हॉल ऑफ फेम की सूची जारी की है। देखिए हॉल ऑफ फेम तो हमने सुना है, हॉल ऑफ फेम ये अभी आई नहीं थी 2023 की, लेकिन ये नई है हॉल ऑफ फेम, ठीक है। तो हॉल ऑफ फेम किसने जारी किया है? हॉल ऑफ फेम फोर्ब्स मैगजीन ने जारी किया है। हॉल ऑफ फेम भी फोर्ब्स ही जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा फोर्ब्स मैगजीन ने जारी किया है हॉल ऑफ फेम की सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में तीसरे स्थान पर रखा गया है, पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 2023 में जो पहले स्थान पर देश रहा वो है अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पे है और भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। दूसरा स्थान किसका था? चीन का था, चीन का दूसरा स्थान था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट भारत संस्करण का अनावरण करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट जो जारी करती है भारत के लिए, उसका नाम हो जाएगा संस्था का कॉर्नर स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2023 में प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट भारत संस्करण का अनावरण करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो 2023 प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट जिसने जारी की है उसका नाम हो जाएगा कॉर्नर स्टोन ऑन डिमांड इंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंक तो ये ऐसे हिंदी वर्जन में लिख दिया गया है, वैसे ये INC होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर कहीं आपको मिले INC लिखा हुआ तो ये सेम बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इसने विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वेक्षण के अनुसार अक्टूबर के लिए S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज PMI बिजनेस इक्विटी इंडेक्स कहाँ रहा? तो ये रहा 58.4 रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 58.4। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? तो फेयर वर्क इंडिया रेटिंग्स 2023 में जो टॉप पर कंपनी रही वो है बिग बास्केट, ठीक है, टाटा का ब्रांड है ये बिग बास्केट, FMCG में डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हुरन रिच लिस्ट में 2023 में फर्स्ट रैंक पर कौन रहा? तो ये हमारे मुकेश अंबानी रहे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IMD की 2023 विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो IMD की विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत का 56वां स्थान रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शीर्ष स्थान पर संस्थान रहा? तो भारत का जो संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा उसका नाम हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर, IIS बैंगलोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेनेलिसिस 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार जमीनी स्तर पर भारत का क्या स्थान था? तो भारत का पहला स्थान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर जो राज्य रहा स्मार्ट सिटी में वो तमिलनाडु था। पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर मध्य प्रदेश MP था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेक्षण स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हाल ही में जारी 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान था? तो भारत का जो स्थान था 161वां स्थान था, ठीक है, 161 रैंक थी प्रेस सूचकांक में, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी हुई है, भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो 80वां स्थान भारत ने प्राप्त किया है और पहला स्थान किसको मिला था? पहला स्थान सिंगापुर को मिला था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सिंगापुर का वीज़ा जिस नागरिक के पास होता है वो, सिंगापुर का जो पासपोर्ट होता है किसी के पास, वो 227 जो दुनिया भर के देश हैं उनमें से 192 देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। भारत के जो लोग हैं वो कितने देशों में यात्रा कर सकेंगे? तो 57 देशों में यात्रा कर सकेंगे बिना वीज़ा के, ठीक है, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर की 2023 सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? 126वीं रैंकिंग है, ठीक है। 17वां संस्करण आया था भारत की
126वीं रैंकिंग है। इसको जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये 17वां संस्करण था और भारत जो है इस बार 126वीं रैंक लाया। शीर्ष पर कौन सा देश था? आइसलैंड था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 82, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है, हमको बताना है। तो विश्व बैंक ने जो वर्गीकरण किया था 2020-21 में, इसके अनुसार भारत की जो श्रेणी है निम्न मध्यम आय वाला देश है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निम्न मध्यम आय वाला देश। अगला क्वेश्चन है 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत ने 2023 में 40वां स्थान पाया था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स 2023 में सामने आया दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स जो है 2023 में, उसमें वियना जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है सबसे ज़्यादा रहने योग्य अच्छा शहर माना गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा शहर रहा है? तो दूसरे नंबर पर जो शहर रहा है वो है कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में पड़ता है। मेलबर्न तीसरे नंबर पे हो जाएगा, सिडनी 4 पर, और 5वें नंबर पर कौन सा हो जाएगा? वैंकूवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स प्रकाशित कौन करता है? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। सीरिया का जो दमिश्क है वो सबसे ख़राब शहर माना गया और त्रिपोली भी सबसे ख़राब शहर माना गया जो कि लीबिया में पड़ता है। भारत में नई दिल्ली को 141वां स्थान और मुंबई को 144वां मिला है, जबकि अहमदाबाद और बंगलुरु को क्रमशः कितना मिला? 147 और 148वां स्थान मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन है ये। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो आइसलैंड को फर्स्ट रैंक मिली है। WEF की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वैश्विक लैंगिक अंतराल 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम प्लेटफॉर्म पर MSME विक्रेताओं के माध्यम से कौन सा राज्य सबसे बड़ा खरीदार बना है? तो जेम प्लेटफॉर्म पर MSME से सबसे ज़्यादा खरीदारी जिस राज्य ने की है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंकिंग कितनी रही? तो 161वीं रैंकिंग है भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। UNDP ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका नाम है लिंग विकास सूचकांक। इसमें भारत की कितनी रैंकिंग रही? तो भारत की 122वीं रैंक थी UNDP की रिपोर्ट लिंग विकास सूचकांक में 2022 के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने वाले 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो शीर्ष पर जो राज्य है वो कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 18 राज्य जो बड़े हैं उनमें 2022 में फर्स्ट रैंक पाई है। ठीक है, अच्छा, ये रिपोर्ट प्रकाशित कौन करता है? तो नीति आयोग ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आज हमने 90 क्वेश्चन किए हैं। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में। मिलते रहिए क्लास में, खूब पढ़िए। अगली क्लास में मिलती हूँ आप लोगों से। थैंक यू एवरीवन।